वेक्टर एनालिसिस की सीरीज का ये आज का 5वां वीडियो है। इससे पहले कि मैं 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपका जो वेक्टर था वो वेक्टर सारा का सारा कवर करा दिया है। साथ ही साथ बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे स्टेटमेंट उसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आज ये वेक्टर एनालिसिस सीरीज का आखिरी वीडियो है कॉन्सेप्ट का। इसके अंदर मैं वेक्टर कैलकुलस, कहने का मतलब है वेक्टर डिफरेंशिएशन और डाइवर्जेंस ग्रेडियंट को इंक्लूड करूंगा। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस की इस रोचक यात्रा को, जहां पर हर एरो न केवल एक वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करेगा बल्कि एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। ग्रेडियंट, जिसका आप शायद इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन याद रखना जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। तो ग्रेडियंट की बात करते हैं। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में ले लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर है, मैं एक पॉइंट भी कंसीडर करता हूँ आपके लिए, ठीक है, या फिर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए मैं एक लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस में। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका स्लोप निकालना है। स्लोप कैसे निकालोगे, आप एक काम ही करोगे, यहाँ पर एक एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और क्या किया आपने, ठीक ठीक है, मैंने बोल दिया कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग थीटा एंगल फॉर्म कर रही है। तो हम निकाला करते थे कि टेन थीटा जो हुआ करता था वो हुआ करता था कि पीछे, अगर मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो हुआ करता था वाई अपॉन एक्स। ये कार्टेशियन में आपने बहुत पढ़ा होगा कैलकुलस में कि आप कैसे निकाला करते थे, ठीक है। अब वही यहाँ पर भी सेम लगभग वही चीज है, कैसे बताता हूँ मैं। अब जो ग्रेडियंट कहते हैं, पहले वेक्टर का था, पहले तो एक फंक्शन का हुआ करता था, लेकिन अब जो है एक वेक्टर का होगा और वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। तीनों एक्सिस पर उसके कंपोनेंट होते हैं, तो हमें तीनों का सोचना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते थे कैलकुलस में, ग्रेडियंट निकालने के लिए वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया करते थे और आपको ग्रेडियंट मिल जाया करता था। ग्रेडियंट को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट को हम लोग स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हम इसको स्लोप कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, इक्वल होता है टेन थीटा के। इसमें भी सेम करना है। इन्होंने कहा कि हमारा फाई जो है, फाई एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। आपका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, वाई के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, जेड के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, क्योंकि फाई एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन तो तीनों के रेस्पेक्ट में संभव है। तो वही इन्होंने किया, कुछ नहीं है। पहले एक था, सिर्फ वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, काम खत्म हो गया। अब मेरे पास 3 है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो ग्रेड फाइव की वैल्यू क्या हो गई, याद रखना, जो ग्रेडियंट होता है आपका, जो आपका ग्रेड होता है, ठीक है, शॉर्ट में ग्रेड लिख देते हैं, ग्रेड ऑफ फाइव इक्वल होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है डेल ऑफ फाइव, ठीक है। रिप्रेजेंट याद रखना, ग्रेड को हम लिखते हैं डेल फाइव, ग्रेड फाइव इक्वल होगा डेल फाइव और इक्वल होता है किस चीज के, इक्वल होता है आई टाइम्स डेवर फाइव ओवर डेवर एक्स प्लस जे कैप टाइम्स, ठीक है, ये कैप लगा लीजिएगा, डेवर फाइव अपॉन डेवर वाई प्लस के कैप टाइम्स डेवर फाइव ओवर डेवर जेड। अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई आपके जो है एक्स वाई जेड का जो डिफरेंशिएशन चल रहा था अकेला था, अब मैंने बोला था उसको फाइव के साथ चिपका दिया, डेल को फाइव के साथ चिपका दिया और चिपका देने से वो फाइव सबके साथ सेपरेटली आ गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट आपका ये है कि ग्रेड फाइव की वैल्यू क्या होती है। तो ग्रेड फाइव की वैल्यू क्या होती है, ग्रेड फाइव इक्वल होता है डेल फाइव के, और डेल के बारे में आप जानते हैं। याद रखना एक इम्पोर्टेंट बात और है कि ग्रेड जो है हमेशा निकाला जाता है किस चीज का, ग्रेड हमेशा निकाला जाता है जो एक स्केलर फंक्शन का,
स्केलर फंक्शन का। फंक्शन दो टाइप के होते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ग्रेड हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन का हम फाइंड आउट करते हैं, बस शर्त ये है कि भाई जो फाइनल रिजल्ट आता है ना निकल के, ठीक है, आपने क्या किया, एक स्केलर फंक्शन उठाया, उसके साथ ग्रेड चिपका दिया। अब चिपकाने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो आपका वेक्टर पॉइंट से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि स्केलर से आपको क्या मिल गया, स्केलर से वेक्टर मिल गया। आपने बेशक स्केलर का आपने ग्रेड लिया था या ग्रेडियंट आपने स्केलर का लिया था, बट आउटपुट आपको वेक्टर मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने लिखा हुई है द ग्रेड इज ऑलवेज टेकन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी बट द रिजल्टेंट वी गेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जो रिजल्टेंट मिलता है वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जबकि आप जो फंक्शन लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है एक स्केलर फंक्शन, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसकी, जैसे आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या था, a प्लस बी का डिफरेंशिएशन था कि डी ए अपॉन डी टी प्लस माइनस डी वी अपॉन डी टी, यही तो था ना। सेम वही है कि ग्रेड है आपका, ग्रेड एफ प्लस माइनस जी निकालना है, तो ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी, ठीक है। दो फंक्शन अगर एडिशन में है तो उनके डिफरेंशिएशन प्लस के साथ अलग अलग टूट जाते हैं, और ग्रेडियंट भी आपका सेम जैसे ट्रीट करता है। अगर ग्रेडियंट हमें दो एडिशन वाले फंक्शंस का लेना होता है, कि ऐसे फंक्शन जो आपके एडिशन में है, तो उनके ग्रेडियंट लेकर सेपरेटली ब्रेक हो जाते हैं, ग्रेड ऑफ ए प्लस माइनस ग्रेड ऑफ बी, ठीक है। ऐसे ही एफ डॉट बी जी का है, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाया था, मैंने बोला था आपको शुरू का जरूर टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद में सब इजी लगना है। तो मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया था, जब डिफरेंशिएशन करके दिखाया था ए डॉट बी का, तो उसमें क्या था, एक बार आप पहले का कर दो, दूसरे के साथ ग्रेड ले लो। वहां पर डिफरेंशिएशन था तो हमने डिफरेंशिएशन लिया, यहाँ पर ग्रेड है तो हम यहाँ पर ग्रेड लेंगे। तो एफ ऑफ ग्रेडियंट जी प्लस जी ग्रेडियंट ऑफ एफ, मतलब एक फंक्शन को होल्ड करो, दूसरे का ग्रेड ले लो, प्लस दूसरे को आप होल्ड करो, पहले का ग्रेड ले लो, ठीक है। आपने चेन रूल तो पढ़ा होगा कैलकुलस में, कुछ कुछ पैसा ही है सेम। अगर मैं एफ अपॉन जी का ग्रेडियंट लेता हूं, तो आपने वहां पे क्यूसेंट रूल पढ़ा था, आपको याद आ रहा हो, कैलकुलस में आपने क्यूसेंट रूल पढ़ा था कि जो हर होता है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे वही किया, इसको ऐसे ही पुट किया, वो पहले वाले का ग्रेड ले लिया, माइनस अब एफ को ऐसे ही पुट किया, तो आपने जी का ग्रेड ले लिया, ठीक है। आई होप आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, जो कैलकुलस आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उससे काफी हद तक सेम है, ठीक है। ग्रेडियंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये वाले तो एमसीक्यू होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा आगे है, ठीक है। अब एक बात आती है कांस्टेंट वेक्टर की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, एफ इज अ कांस्टेंट वेक्टर, एफ इज अ कांस्टेंट वेक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आपको याद आ रहा हो इससे जस्ट पहले, कि ए मेरा कोई कांस्टेंट वेक्टर था, तो मैंने क्या निकाला था, डी ओवर डी टी की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, 0 थी। इस बार मैं निकाल रहा हूँ ग्रेड, तो क्या होगा मेरा ग्रेड ऑफ फाई, सॉरी एफ है यहाँ पर, grade of f is equal to 0. If f is a constant function, then the gradient of that function will equal to 0. ठीक है ना, आपका फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी ग्रेड ऑफ एफ की। आई होप आपको ग्रेडियंट समझ में आया हो। अब मैं लेके चलता हूँ आपको ग्रेडियंट की उस वैल्यूज पे या उस पार्ट पर जिससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, वो क्या है, आइए देखते हैं। ये रहे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल डेरिवेटिव एक ही चीज है। आपसे दो तरीके से ये सवाल पूछा जाता है कि फाइंड आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव और फाइंड आउट द डिफरेंशियल डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे आप, ग्रेड फाइव एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। अगर आपसे ये कहते हैं कि फाइंड आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल डेरिवेटिव, तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से उसका डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे और निकाल के दे देंगे क्या, आप निकाल के दे देंगे क्या, ग्रेड फाइव ओनली, ठीक है। अब वो अगर इसमें थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, कहते हैं एट एनी पॉइंट पी, तो जो वैल्यू आप निकल के आई उस पर पॉइंट पी को सेटिस्फाई करा दीजिए, लो हो गया, ठीक है ना। मैंने बोला सिर्फ डायरेक्शन डेरिवेटिव है, अगर वो कहें वो सिर्फ डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं कहते हैं, इतना सा करना है आपको, इससे ज्यादा करना नहीं। अगर वो इसमें थोड़ा सा वर्ड बढ़ा दे, बोले एट एनी पॉइंट पी, एक पॉइंट दे दी ना मुझे, अब
कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट को यहाँ पर सेटिस्फाई करा दो। लीजिए, जो वैल्यू आई थी एक्स वाई जेड में आई होगी, उसमें अब जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई करा दो, बात खत्म हो गई। आगे बात करते हैं हम, कह रहे हैं फाइंड आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एट एनी पॉइंट पी। ठीक, अब तक क्या था, ये क्या था मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर लिख ही देता हूं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल डेरिवेटिव, वो आप लिख लीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी ग्रेड फाइव। ठीक है, फाइव क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ, फाइव क्या है मेरा, फाइव है मेरा स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि स्केलर का तो लिया जाता है ना ग्रेड, आप भूलना नहीं ये चीज को। ठीक है, ग्रेडियंट आपका स्केलर क्वांटिटी का लिया जाता है, तो फाइव क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इतना हो गया, एक चीज तो आपकी हो गई। अब आपसे क्या पूछेगा, आप पूछेगा क्या सेकंड पार्ट में आपसे, अब हो सकता है ये पूछ ले कि भाई फाइंड आउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन दे देगा आपको जिसमें आई जे के नहीं होंगे, क्यों, वो स्केलर है, याद रखना, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, मतलब आई जे के नहीं होंगे उसके अंदर, एक्स वाई जेड होंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको एट एनी पॉइंट पी। तो आप क्या करेंगे, अब इस केस में आप करेंगे ग्रेड फाइव तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि आपका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है होता है आपका ग्रेड फाइव, और एट एनी पॉइंट एक्स्ट्रा बोला तो यहाँ पर पी लिख दीजिए। तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा भाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट पी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, अब इस बार डायरेक्शन भी देगी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शनल वेक्टर आपको निकालना आना चाहिए। अगर आपने मेरा इस सीरीज का पहला वीडियो देखा है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव सॉरी डायरेक्शनल वेक्टर निकालना सिखाया था। वो कैसे, वो ये था कि अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर ए होता है, तो मुझे इसका डायरेक्शनल वेक्टर निकालना हो तो वो आपका ए कैप से डिनोट होता है। ठीक है, इसे कहते हैं ए कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। इतना ही तो करना हुआ करता था ना, शायद आपको याद आ रहा हो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर, ठीक है, अगर आपने इस सीरीज का पहला लेक्चर देखा है, तो मैं इसमें उसमें ये सब चीजों को बता चुका हूँ। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इस केस में आपको करना ये होगा कि आप करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे ग्रेड फाइव। ओके, एट एनी पॉइंट पी। ओके, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन लगाइए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मतलब डॉट प्रोडक्ट की है, क्रॉस नहीं है या सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, ये वेक्टर्स की बात चल रही है, डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करना क्या है, यहाँ पर लिखा होगा वेक्टर ए की दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे क्या, वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए, हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज तीन तरीके से दिखाई, सिंपल, एट एनी पॉइंट, और एट एनी पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ठीक है, साफ साफ मैंने लिख रखा है, देखिए। ठीक है, आप पॉइंट को बाद में भी सेटिस्फाई करा सकते हैं और पहले भी, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो पॉइंट को पहले सेटिस्फाई मत कराइए, बाद में सेटिस्फाई करा लीजिए, एक ही बात है। और चाहे तो आप जो पॉइंट दिया हुआ है उसको बाद में सेटिस्फाई करा दीजिए, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है उसमें, क्या दिक्कत है ये। ठीक है ना, आपको पॉइंट पहले या बाद आपको चॉइस मिलती है, आप जब मर्जी तब सेटिस्फाई करा सकते हैं। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और क्वेश्चंस कौन से बनते हैं अभी बताता हूँ। और क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि फाइंड आउट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। क्या, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस।
आपको ये शब्द जो मैं लिखे हुए हैं ये हर क्वेश्चन में मिलेंगे जहां पे वो ये चीज पूछना चाह रहे होंगे। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, एक सरफेस गिवन होगा। सरफेस का मतलब ये है एक फंक्शन गिवन होगा, वो भी फंक्शन किस चीज का होगा, फंक्शन होगा स्केलर पॉइंट फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आई जे के नहीं होंगे। आपको लिखा होगा कि नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। बुक आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है कि अब भाई आपको ग्रेड निकालना आता है, बस। ग्रेड 5 पूछ रहा है, ग्रेड 5 का ही नाम क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव नाम है, और इसी का नाम है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं, अब आपसे एक थोड़ी सी चेंज करता हूं, वो क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। लो भाई, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ये क्या हुआ। अब एक वेक्टर है, आपने फाइंड आउट कर लिया, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है कि आपको नहीं आता, वो कैसे निकाला जाता है, ये रखा तो है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, या इसी को कहते हैं हम डायरेक्शनल वेक्टर, दोनों एक ही चीज होती है। तो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर तो ये रहा, अब मुझे इसका निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आप निकाल ली ग्रेड 5 और उसको डिवाइड कर दीजिए उसी के मॉडुलस से, क्योंकि ग्रेड 5 जो होगा वो होगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ग्रेड 5 क्या होगा, ग्रेड 5 होगा आपका एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं चीजों से पूछे जाते हैं। चलिए, एक बात और आती है, वो है ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। ठीक है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, अगर मैं इसको फोर्थ लिख दूं, फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। तो ग्रेड में सबसे ज्यादा फार्मूलाज है, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 फार्मूलाज है इंपॉर्टेंट जो कि ग्रेड से पूछे जाते हैं, और यकीन मानिए अगर ग्रेड से सवाल आया, ठीक है, अगर ग्रेड से सवाल आया तो इन 6 से बाहर सवाल नहीं आता कभी। ठीक है, वो क्या है, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था, कहने का मतलब जो आपने ग्रेड फाइंड आउट किया था एट एनी पॉइंट थ्री, अगर पॉइंट गिवन है तो, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, हालांकि अगर वो रेट निकलवाएंगे आपसे तो पॉइंट तो 110% देंगे ही देंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड का कोई रेट नहीं निकलेगा, आपको एक नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू देनी होगी, तो पॉइंट तो आपको दिया हुआ मिलेगा ही मिलेगा। क्या करना है आपको, इसका एक मॉडुलस निकाल देना, बस हो गया, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज हो गया आपका। आई होप आपको ये 6 फार्मूला याद हुए हों, याद रखना, ये 6 फार्मूले से बाहर कुछ नहीं आता। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट, क्या चीज है, डाइवर्जेंस। याद रखना, डाइवर्जेंस में डाइवर्जेंस जो है आपका किसका निकाला जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी का निकाला जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी का निकालने के बाद जो आपको मिलता है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। कितनी गजब की बात है, ग्रेड में आपने एक स्केलर का निकाला पर मिला क्या आपको, वेक्टर मिला। डाइवर्जेंस में आपने वेक्टर का निकाला पर मिला क्या आउटपुट, एक स्केलर मिला। ठीक है, फिर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन नहीं है, वो ग्रेडियंट के लिए है। फिर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप इज यूजुअली रिटन एज, हम जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस को लिखते कैसे हैं, डी आई बी ऑफ वेक्टर है, क्योंकि ये निकाला जाता है एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, और इसकी वैल्यू इक्वल किस चीज की होती है, इसकी वैल्यू इक्वल होती है। तो इसको लिख सकता हूं मैं डाइवर्जेंस को वेक्टर ए डेल डॉट वेक्टर एस। याद रखना, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डेल ऑपरेटर। ठीक है, मैंने बोला क्या, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये मेरा डेल ऑपरेटर है, तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो आपको पता होगा ही। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें डेल की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा इज इक्वल टू, आप एक चीज देखिए, आई डेवर ओवर डेवर एक्स प्लस जे कैप, ये कैप लगा लीजिएगा, डेवर ओवर डेवर वाई प्लस के कैप डेवर ओवर डेवर जेड। ठीक है, ऐसे ही रखा, डॉट प्रोडक्ट लगा, साइन लगाया, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है,
अब डॉट प्रोडक्ट करना है तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा डेवर F1 अपॉन डेवर X प्लस डेवर F2 अपॉन डेवर Y प्लस डेवर F3 अपॉन डेवर Z। हो गया, हो गया ना। ये होती है इसकी वैल्यू। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। सबका जो फंक्शन गिवन है उसका एक बार x के साथ डिफरेंशिएशन, उसका एक बार y के साथ डिफरेंशिएशन, उसका एक बार z के साथ डिफरेंशिएशन, जो वैल्यूज आए उसको ऐड कर लो, हो गया डाइवर्जेंस। ठीक है ना, हो गया डाइवर्जेंस। अब ये वही बात कर रहे हैं कि भाई एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकाला जाता है पर मिलती तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आउटपुट में क्या कोई आई जी के है नहीं। अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रेडियंट की तो आप देखेंगे कि ग्रेडियंट में मेरा क्या चीज है, ग्रेडियंट में मेरा आई जी के आता है। ठीक है, ग्रेडियंट में मेरा आई जी के आता है, ये देखिए आप। ठीक है, आई जे के आ रहा है, इसका मतलब मुझे स्केलर की जगह वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो डाइवर्जेंस से क्वेश्चन बनते हैं, डाइवर्जेंस से क्वेश्चन एक ये बनता है आपका कि भाई आपसे पूछेंगे क्या कि एक जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, क्या चीज है आपके पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो आपको गिवन है वो सोलेनोइडल है या नहीं है, याद रखना। यही तो इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछता है। अगर सोलेनोइडल है कौन, वेक्टर एफ, वेक्टर एफ अगर सोलेनोइडल है तो ये क्या चीज रूप सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा होगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू जीरो। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू जीरो आ जाती है इसका मतलब जो मेरा एफ है, जो मेरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो एक सोलेनोइडल है, जो आपने देखा होगा फिजिक्स में सोलेनोइडल जो होता है वो चीज। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा क्या ये फंक्शन सोलेनोइडल है या इरोटेशनल है या फिर सोर्स है या ये सिंक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तब वो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। सोलेनोइडल अगर है, याद रखना क्या चीज है, अगर ये सोलेनोइडल है तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो ये मेरा सोलेनोइडल होगा। और वहीं अगर मेरी जो वैल्यू है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ की, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो ये मेरा क्या होता है, तो ये मेरा होता है सोर्स। ठीक है, वहीं अगर मेरी डाइवर्जेंस ऑफ एफ की जो वैल्यूज होती है वो लेस देन जीरो आ जाती है, मतलब उसकी डायरेक्शन अंदर को होती है। देखिए मैंने सोर्स कहा तो अगर ये चीज है इससे सारी चीजें बाहर को जाएंगी, सोर्स का मतलब बाहर को। और सिंक का अगर लेस देन जीरो है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक सिंक को। सिंक का मतलब होता है कि अब जो दिशा है इन सब चीजों की वो अंदर की तरफ होगी, इस प्रकार से। ठीक है, ये होता है सिंक। आपने अपने किचन में भी देखा होगा सिंक का मतलब वही होता है जहाँ पे किचन का जो सिंक होता है सेम वही है। और सोर्स आपका जो टैंक का टैप होता है वो आपका सोर्स होता है, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, वहां से आपको पानी मिलता है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब जहां से पानी चला गया वो सिंक हो गया, और जहां से पानी आ रहा है वो हमारा सोर्स हो गया। ठीक है, अब कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज को। आई थिंक आपको सोर्स, सिंक और सोलेनोइडल ये तीन को समझ में आई होंगे। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट पी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट पी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ये इतना कुछ मैं आपको अब तक पढ़ा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं किस चीज की, अब हम बात करते हैं कर्ल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्ल की। तो कर्ल क्या होता है, कर्ल भी आपका एक क्या निकाला जाता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, और आउटपुट क्या होता है, वेक्टर ही होता है। कितनी अच्छी बात है। ग्रेड में क्या था, ग्रेडिएट में था आपका क्या, स्केलर से आपको मिल रहा था क्या कि वेक्टर। ठीक है, और डाइवर्जेंस में क्या है, डाइवर्जेंस में आपको वेक्टर से क्या मिल रहा था, डाइवर्जेंस में वेक्टर से आपको मिल रहा था स्केलर। ठीक है, और मैं बात करूं अगर कर्ल की, तो कर्ल में वेक्टर से क्या मिलता है, कर्ल में वेक्टर से वेक्टर ही मिलता है आपको। ठीक है, ये चीज पूछी गई है, याद रखिएगा कि इससे क्या आउटपुट मिलता है, याद रखना इस चीज को। ठीक, तो कह रहे हैं द कर्ल और अ रोटेशन, कर्ल का मतलब है रोटेशन। आपने देखा होगा ना किसी किसी के बाल थोड़े से कर्ली से होते हैं तो उसमें थोड़े से घुंघराले से होते हैं,
तो घुंघराले का मतलब ही आपका रोटेशन होता है। मैथमेटिक्स की अगर भाषा में कहें तो वो रोटेट हो चुके हैं थोड़े से, तो रोटेशन है। कहें द कर्ल और द रोटेशन ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन इंपॉर्टेंट है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आपका कर्ल निकाला जाता है। कर्ल को आपको रोटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है रोटेशन, मैं बताऊंगा कैसे इंपॉर्टेंट है। कह रहे ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इज इक्वल टू f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप है। तो कह रहे हैं रिटन एज, कर्ल को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे, कर्ल ऑफ f जो होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और लिखा जाता है वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर एफ। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। डाइवर्जेंस में क्या था, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट थी, और कर्ल में क्या है, कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट है, और ग्रेड में क्या था, ग्रेड में कुछ भी नहीं था, सिंपल प्रोडक्ट थी। उसमें वेक्टर ही नहीं था तो उसमें वेक्टर क्या, स्केलर क्या, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट थी। ग्रेडियंट में आपकी सिमिलर प्रोडक्ट थी, डाइवर्जेंस में आपकी डॉट प्रोडक्ट थी डेल के साथ, और कर्ल में आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है जो डेल के साथ में फंक्शन थी। याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, याद रखिए इस चीज को। तो इसको निकाला कैसे जाता है, तो आप देख रहे होंगे, आपने उसमें पढ़ा होगा जब क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, आईजेके को पहले रख लेते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, उसके साथ साथ जो आईजेके के कोफिशिएंट होते हैं उनको बारी बारी रख लेते हैं। जो पहले होता है उसके कोफिशिएंट पहले रखे जाते हैं, ठीक है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, वेक्टर टू वेक्टर मिलता है। इसको देखते हैं पहले। तो जो वाला फंक्शन आपका पहले होता है उसके कोफिशिएंट्स पहले रखे जाते हैं, जो फंक्शन क्रॉस के बाद होता है उसके कोफिशिएंट्स को बाद में रखा जाता है, या फिर कंपोनेंट्स को बाद में रखा जाता है। उसके बाद इस डिटरमिनेंट को, जो 3/3 का डिटरमिनेंट है, उसको एक्सपेंड कर लिया जाता है, और इतना काफी है आपके लिए। अब एक इंपॉर्टेंट जो कल से सवाल पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो क्या है कि f जो है वेक्टर f इज सेड टू बी, अब तक आपने पढ़ा था क्या, सोर्स, सिंक और सोलेनोइडल, सोर्स, सिंक और सोलेनोइडल, वो किसमें था, डाइवर्जेंस में। अगर कहेगा f इज इरोटेशनल, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं, इरोटेशनल आपसे पूछेगा कि f इरोटेशनल है या नहीं है, ये आपसे पूछता है। तो इसका पता लगाते हैं किस चीज से, अगर हमारी जो कर्ल है, कर्ल f की वैल्यू, कर्ल f की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो मेरा वेक्टर कैसा होगा, मेरा वेक्टर इरोटेशनल होगा। अगर 0 नहीं आती है तो मेरा वेक्टर इरोटेशनल नहीं होगा। आपके कल से सिर्फ यही सवाल बनता है, या तो आपसे डायरेक्ट कह देगा कि भाई आप कर्ल फाइंड आउट कीजिए, और अगर डायरेक्ट नहीं कहता है तो आपसे ये कहेगा कि भाई चेक कीजिए जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको गिवन है क्या वो आपका इरोटेशनल है या नहीं है, ठीक है। क्या कहेगा कि इरोटेशनल है या नहीं है। आप घबराना नहीं, मैं आपको इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज वेक्टर एनालिसिस के कॉन्सेप्ट का ये आखिरी वीडियो है। इसके साथ ही कम से कम मैं 5 से 7 लेक्चर मैं आपको 100 से 150 क्वेश्चन इस टॉपिक पे कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, तभी जाके मैं अगली यूनिट लूंगा। क्योंकि एक यूनिट के आपके कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस कराना जरूरी है, अदरवाइज ऐसे कॉन्सेप्ट का कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर साथ साथ में कराता चलूं कि कॉन्सेप्ट उसकी पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू, तो उससे मुझे डिस्टरबेंस होता है कि मैं अपने क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन को अच्छे से एलेबोरेट कर पाऊंगा और ना ही मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आप तक डिलीवर कर पाऊंगा। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि 1 मिनट जो है, या फिर मैं कहूँ जैसे कि इसका एक जो पार्ट है, इस पार्ट को पूरा कॉन्सेप्चुअल आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके साथ उसके पीवाईक्यूज आपको करा दिया जाए, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप इससे ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप आगे पढ़ सकते हैं, वो ये है कि कुछ शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए एक्स्ट्रा होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आपको इसमें क्या है कि इसमें दो फंक्शन होते हैं, फाई एक्स वाई का एक फंक्शन है, याद रखना दो फंक्शन है, एक फाई है एक्स वाई में, एक साई है एक्स वाई में। क्या है, टू बी टू कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब समझते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल, और ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। विद इन द क्लोज कर्व सी, एक कर्व रहता है इस प्रकार से मैंने बनाया, इस प्रकार से एक इसके अंदर कोई कर्व है, उस कर्व के अंदर ही वो डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फाई और साई दोनों के दोनों इस क्लोज इंटरवल के अंदर ही डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूस हैं। तो कहते हैं क्या, एक थ्योरम कहती है, जो ग्रीन थ्योरम है वो ये कहती है कि भाई आपका जो कर्व इंटीग्रल है, ठीक है,
ये देखिए सी लिखा हुआ है, इंटीग्रल के साथ में सी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कर्व इंटीग्रल या लीनियर इंटीग्रल। ठीक है, लीनियर या कर्व मतलब एक बार, सरफेस मतलब दो बार, वॉल्यूम मतलब तीन बार। ठीक है, सबसे छोटा सरफेस, सॉरी सबसे छोटा कर्व। ठीक है, कर्व जो होता है सिंगल, सरफेस मतलब दो, वॉल्यूम मतलब तीन इंटीग्रल। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं सी, एस और बी से। तो इन्होंने कहा सरफेस इंटीग्रल, सॉरी कर्व इंटीग्रल ऑफ फाइव डी एक्स प्लस साइड डी वाई जो है वो इक्वल होता है किस चीज से। अब ये साइड डी एक्स और साइड डी वाई जो लिखा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रल है, तो भाई किसी ना किसी के साथ तो आप इंटीग्रेशन कर ही रहे होंगे, जिसका फंक्शन फाई का, फंक्शन साई का। तो अगर मैं फाई फंक्शन का एक्स के साथ इंटीग्रल कर रहा हूँ और साई फंक्शन का वाई के साथ इंटीग्रल कर रहा हूँ, एक्चुअली ये वेक्टर इंटीग्रल का पार्ट है, इस वजह से मैं आपको कराना नहीं चाह रहा था। तो ये इक्वल होता है किसी के डबल इंटीग्रल, डबल का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। आपसे कभी कभार डबल इंटीग्रल आपको नहीं देगा, सिंपल इंटीग्रल लिख देगा। ठीक है, बट लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा कि ये सरफेस इंटीग्रल है, तो समझ जाइएगा ये डबल इंटीग्रल की बात कर रहा है। तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है डेवर साई ओवर डेवर एक्स माइनस डेवर फाई ओवर डेवर वाई और डीएक्स डीवाई। डबल इंटीग्रल है, ऑब्वियस सी बात है, दो तो आने ही आने हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि भाई अगर एफ जो है एक कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन है विद इन द क्लोज सरफेस, पहले कर्व था, याद रखना पहले कर्व था, इस बार सरफेस है, विद इन द सरफेस इनक्लोज वॉल्यूम बी, इस बार ये एक वॉल्यूम को भी ऑक्युपाई कर रहा है। कहने का मतलब ये आपका कहां से होगा, ये आपका सरफेस से वॉल्यूम पे होगा। तो डबल इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट ईटा कैप डीएस की वैल्यू इक्वल होती है ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डीवी। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने के बाद आप डीवी लिख दीजिएगा, मतलब बी के रेस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रल कर रहे हैं। बी का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम में आप तीनों चीजें लेते हैं ना, एक्स वाई जेड तीनों, सरफेस में एक्स और वाई, लीनियर में सिर्फ एक्स। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। कहने का मतलब आप लीनियर में सिर्फ एक लेंगे, चाहे एक्स लो चाहे वाई लो चाहे जेड लो, सरफेस में आप दो लेंगे, चाहे कोई से भी लें, जैसा क्वेश्चन चाहेगा आप वैसे लेंगे। वॉल्यूम में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तीनों लेने ही लेने हैं। तो फंक्शन ईटा कैप क्या है, ईटा कैप करें यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। आपको बताया था मैंने, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस या फिर नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस और यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, दोनों मैंने ग्रेड में कराए हुए हैं, देख लीजिएगा। तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप और एफ थ्री के कैप, इस प्रकार का अगर कोई एक फंक्शन आपको गिवन है तो आप लिखेंगे क्या, डबल इंटीग्रेशन एस के साथ में एफ वन डी वाई डी जेड, क्योंकि डबल इंटीग्रल है तो दो दो लेने होंगे। एफ वन मतलब आई वाला था, आई वाला फंक्शन था, उसके साथ में वाई और जेड लेने हैं, जे वाले के साथ में एक्स और जेड लेने हैं, के वाले के साथ में एक्स और वाई लेना है। इक्वल होगा ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ एफ और टीवी। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई हो। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, स्टोक्स थ्योरम जो है वो ये कहती है जो आपकी ग्रीन थ्योरम थी उसका अपोजिट कर देती है थोड़ा सा। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि ट्रिपल डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट ईटा कैप डीएस की वैल्यू जो है एफ डॉट डी आर हो जाती है, और एफ डॉट डी आर को कभी कभार हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस, सॉरी एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई, अगर आपको दो में दिया हुआ होता है आई और जे में है, ये अगर नहीं है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था, आप ज्यादा लोड मत लीजिएगा इस पे। कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको क्वेश्चंस हल करने में मदद करेंगी, वो क्या है, ये रही आपकी कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट की छह जो हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। मैं कहूंगा आपको रट मारिए। कैसे, डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए की वैल्यू की इसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगा आपका फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ग्रेडियंट डॉट, ये डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका है कर्ल फाई ए, आपको फाई ए का डाइवर्जेंस निकालना है, आपको फाई ए का कर्ल निकालना है। ठीक है ना, आपको फाई ए का डाइवर्जेंस निकालना है, आपको फाई ए का कर्ल निकालना है, तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। कर्ल फाई ए की वैल्यू है ए कर्ल फाई कर्ल ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई मल्टीप्लाई वाई नहीं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट वाई वेक्टर ए। ऐसे डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा वेक्टर बी डॉट कर्ल ए माइनस वेक्टर ए डॉट कर्ल बी। कर्ल ए क्रॉस बी की वैल्यू इक्वल होती है वेक्टर ए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट
अब ये देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डेल मतलब डाइवर्जेंसी है ये, चाहे डेल डॉट बी लिख लीजिए चाहे बी डॉट डेल लिख लीजिए, एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये डाइवर्जेंस है, तो लिख लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू ए। अब ये इंटू बोला मैंने, डॉट और क्रॉस नहीं बोला, सिंपल मल्टीप्लाई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ऐसे ही ग्रेडियंट का है, ग्रेड ऑफ ए आप अगर देख पा रहे हो, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ग्रेड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है मुझे, तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है वेक्टर ए क्रॉस कर्ल बी, ठीक है, प्लस वेक्टर बी क्रॉस कर्ल ए, ठीक है, प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डेल वेक्टर बी, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए इंटू बी प्लस वेक्टर बी डॉट डेल, ठीक है, इनका भी डॉट प्रोडक्ट है और बाहर रखने से ए हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने आपको बोला, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेक्टर आर जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मुझे निकालना है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को लिखूंगा मैं वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो जाती है क्या, हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चंस में इसका भर भर के यूज करूंगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। उस टाइम पे मैं चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पर हो जब आप पीवाईक्यू कर रहे हो। ठीक है, अब आपने ये निकाल लिया, अब मैं आपसे कहता हूं कोई आर स्क्वायर का मुझे डी आर ओवर डी एक्स चाहिए। क्या कहता हूं, मैं कहता हूं डी आर ओवर डी एक्स चाहिए, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, टू आर डी आर ओवर एक्स के साथ करोगे तो एक्स के साथ क्या मिलेगा, टू एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, यहाँ से क्या मिलता है, डी आर ओवर डी एक्स की वैल्यू मिलती है एक्स अपॉन आर। सिमिलरली डी वाई सॉरी डी आर ओवर डी वाई की जो वैल्यू होती है, अब अगर बाई के साथ करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा बाई अपॉन आर। ठीक है, ऐसे ही आप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे कि डी आर ओवर डी जेड जो है वो इक्वल होगा किसी से, जेड अपॉन आर के। इसका यूज मैं आपको बोलूं तो इसका यूज आप बहुत ज्यादा करने वाले हैं जल्द ही आपके पीवाईक्यूज में। ठीक है, जल्दी आप अपने पीवाईक्यूज में इसका प्रयोग करने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको ग्रेड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ग्रेड आपको निकालना है, ये रहा, आपको निकालना है ग्रेड। तो ग्रेड आर क्या होता है, डेल आर होता है, डेल आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आई डेवर ओवर डेवर एक्स। मैंने बोला ये तो वैल्यू हो गई आपकी किसी की, वेक्टर डेल की, और ये हो गया आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ग्रेड तो हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन का ही निकाला जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को करते टाइम, क्योंकि अगर आपको ये पता है कौन सी चीज किसकी निकाली जाती है तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके उसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अंदर पुट किया, डी आर ओवर डी एक्स, डी आर ओवर डी वाई, डी आर ओवर डी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर यहाँ पे पुट किया, तो आपको क्या मिला कि ग्रेड आर जो है वो आर कैप के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये है आपका एक शॉर्ट ट्रिक, आपको पूरा याद नहीं रखना, आपको इतना सा याद रखना है कि ग्रेड आर की जो वैल्यू है वो आर कैप के इक्वल होती है। क्या, ग्रेड आर की वैल्यू आर कैप के इक्वल होती है। और आगे देखिए, ग्रेड ऑफ एफ आर, ग्रेड ऑफ एफ आर, तो एक क्या होगा, पहले तो आप एफ आर मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जो फंक्शन किस चीज का है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम करते हैं क्या, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, ये हो गया। ठीक है, उसके साथ क्या लगाया, उसके साथ लगाया कि डिफरेंशिएशन ऑफ या फिर मैं ग्रेड ऑफ आर, और ग्रेड ऑफ आर की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी अभी, वो आई थी क्या मेरी आर कैप। तो ग्रेड ऑफ एफ आर, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ग्रेड ऑफ आर की वैल्यू जो है वो आर कैप है, ग्रेड ऑफ एफ आर की वैल्यू एफ डैश आर आर कैप है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेड ऑफ आर की पावर एन, ग्रेड ऑफ आर की पावर एन तो इक्वल होगा एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू वेक्टर आर। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एन की वैल्यू पुट करूंगा और आंसर दूंगा विद इन सेकेंड। अगर आप विद इन सेकेंड करना चाहते हैं कल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट, तो आप जो ये मैं ट्रिक्स करा रहा हूँ इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी डॉट आर, अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी डॉट आर मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देख रहे हैं आप।
आर ए बी मैंने लिखा हुआ है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर, आप आर को हटा दीजिए, जो बचा है वही आपका आंसर होगा, जो बचा है वही आंसर होगा। और सेम इसमें ये भी है कि डॉट प्रोडक्ट में है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर आर लिखा हुआ है तो आर आप फिर से हटा दीजिए, जो बचा वही आपका आंसर होगा, याद रखिएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट आए हुए हैं ये, ठीक है ना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आए हुए हैं। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट। सेवेंथ है, ये आपका तो कई बार पूछा गया है, मैं क्या ही बता सकता हूं आपको, ठीक है। ये आपका कई बार पूछा गया है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मान के चलिए आपके एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर। अभी आपने देखा कि आपने ग्रेडियंट निकाला था किस चीज का, आर की पावर एन का ग्रेडियंट निकाला था आपने, ये देखिए। तो क्या था, एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू वेक्टर आर। अब मैं निकाल रहा हूँ आर की पावर एन का, साथ में आर से मल्टीप्लाई करके मैं निकाल रहा हूँ उसका डाइवर्जेंस, तो आएगा एन प्लस थ्री आर की पावर एन, ठीक है। एन प्लस थ्री आर की पावर एन, याद रखना एन की वैल्यू -3 होती है। ये सवाल डिट्टो आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। और एक ये है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, दोनों ही अगर हम निकालें आर की पावर एन का, तो इसकी वैल्यू होती है क्या, इसकी वैल्यू होती है एन, एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू। एन इंटू आर की पावर एन माइनस टू पहले भी आ रहा था, इसमें एन प्लस वन एक्स्ट्रा आ जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कर्ल के साथ में, कर्ल कर्ल के साथ में कोई फंक्शन हो, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस है ये। कर्ल कहीं पे भी आपको निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है क्या, अगर आपसे कर्ल कहीं पर भी निकालने के लिए बोला जाए और बोला जाए कि आप किसी फंक्शन का निकालिए, ओके एफ आर का निकाल लिया, तो एक कोई ना कोई वैल्यू आएगी, आप ऑब्वियसली निकालेंगे, जैसा पूरा प्रोसेस करते हैं वैसा करेंगे। और अगर इसके साथ गलती से उन्होंने कोई आर चिपका दिया, आर स्क्वायर चिपका दिया, आर क्यूब चिपका दिया, मतलब मुझे मतलब नहीं कौन सी पावर चिपकाई जा रही है, गलती से आर चिपक जाए, चाहे उसकी वैल्यू निगेटिव भी क्यों ना हो पावर, या फिर मैं कह दूं कि आप मल्टीप्लाई में मत रखिए, डिवीजन में कर लीजिए, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एक 8 और एक 9, ये दो चीजें आप याद रखिएगा, इनकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है। और एक ये आपको याद रखना है, 2 इंटू आर की पावर -4 आर स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा डेल डॉट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। एज इट इज स्टेटमेंट याद करनी है अगर आप विद इन सेकंड करने वाले हैं तो, वरना करते जाइए, मैं यकीन मानिए कम से कम इसको सॉल्व करने में 2 मिनट लगती है। तो 2 मिनट खत्म करने से अच्छा है 2 सेकंड में तो याद करो और टिक करो, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद करनी होती हैं, ये चीजें याद नहीं करोगे तो फिर टाइम उसमें ज्यादा चला जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यू की वैल्यू है डेल डॉट आर की पावर -3 वेक्टर आर, ठीक है। अगर मैं इसको इस पावर को ऊपर ले जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, और इसकी वैल्यू जीरो। कर्ल, मैंने बोला कर्ल में अगर आपका आर आ जाता है या वेक्टर आर आ जा रहा है तो क्या होगा, जीरो, ठीक है। कर्ल में अगर आपको कुछ भी आ जा रहा है फंक्शन के अलावा तो क्या होगा, जीरो होगा। साथ में अब ये है आपके पास, आपको ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, 13 आप पहन लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। 14 की बात करता हूँ, कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ फाइव, ठीक है, कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ फाइव। मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या था, जीरो। क्यों, थीटा की वैल्यू मेरी जीरो हो गई थी। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो होता है मेरा जीरो। तो ये वही तो है यार, कि आपके पास दो डेल हैं, एक डेल मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई बाय डेल, दो डेल हैं, ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन सेम रही होगी, तो उनके बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। जीरो तो मतलब जीरो, सोचने की जरूरत है, पेन पेपर की जरूरत है क्या इसको सॉल्व करने की, यकीन मानिए सॉल्व करने लग गए तो कम से कम 3 से 4 मिनट जाएंगे इसे। थोड़ा लॉजिक यूज कीजिए। मैं इसको सिंबॉलिक रूप में लिखता हूँ कि कर्ल को डेल क्रॉस, डाइवर्जेंस को डेल फाइव। तो डेल क्रॉस डेल क्या हो गया, जीरो, फाइव गया भाड़ में, करना क्या है उसका, ठीक है ना। अब 15 की मैं बात करता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। डाइवर्जेंस को किससे लिखते हैं, हम डाइवर्जेंस को लिखते हैं डेल डॉट से, ठीक है, डेल डॉट। ग्रेडियंट को लिखते हैं किससे, डेल फाइव से, ठीक है। इनको लगाइए ब्रैकेट में, डेल डॉट डेल जो होता है वो क्या होता है आपका, डेल स्क्वायर हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव, बस निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू हो रहे हैं, मैं करा रहा था अभी आपको
ये वाला, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 15 की। 15 देखिए कैसे खत्म होता है, क्या है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ 5, ठीक है। डेल, वेक्टर डेल, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट, ठीक है। और कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस 5। अब आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो एलिमेंट या दो वेक्टर सेम हो जाए, झट से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, बात खत्म। कॉन्सेप्ट है भाई, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई से दो वेक्टर सेम हो जाए, उसकी वैल्यू 0, तुरंत खत्म। तो ये आप आंखें बंद करके तुरंत खत्म कर देंगे 15, ठीक है ना। और अगर सॉल्व करना शुरू किए, यकीन मानिए वेक्टर कैलकुलस देखने में थोड़ी इजी लगती है लेकिन काफी लेंथी है। अब बात करती है कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ का मतलब होता है कर्ल, कर्ल का डेल क्रॉस, दूसरे कर्ल का डेल क्रॉस एफ। अब ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो शायद अब ये चीज आपने ऊपर ऊपर जा रही होंगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था, वो मैं आपको इसके पहले के वीडियो में करा चुका हूँ, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू इक्वल होती है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और जो बच गया उसको चिपका दो, ठीक है। लगाइए माइनस। अब जो बचा है उसको पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जो बच गया उसको चिपका दो। ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं तो इसका इसके साथ किया डॉट प्रोडक्ट, जो बचा वो लिख लिया, माइनस इन दोनों का किया मैंने डॉट प्रोडक्ट, जो बचा उसको बाहर लिख दिया। अब मैं इसको सही से लिखूं तो इसकी वैल्यू हो जाती है, ये है आपका ग्रेड 5, सॉरी ग्रेड एफ, ठीक है। ये सॉरी ये डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस ऑफ किसका है, डेल भी बाहर लगा हुआ है। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, डेल ऑफ डेल डॉट एफ, इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इस वाले डेल का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले डेल का मतलब हो जाएगा ग्रेड, और ये क्या निकला हुआ है, ये निकला हुआ है आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। और इसको तो लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर एफ। आई होप आपको मेरी थॉट ट्रिक समझ में आई हो। समझ में ना भी आई हो तो प्लीज इनको रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपका सिलेक्शन कराएंगे। एटलीस्ट आपको मेंस तक तो लेकर जाएंगे ना। अब वो अभी आपको यूपी टीजीटी पीजीटी देना है, यूपी टीजीटी पीजीटी में इनसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। एलटी ग्रेड में मैं मेंस के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 110% फ्री तो आपको निकाल के देंगे अगर आपने ये 17 शॉर्ट ट्रिक वेक्टर कैलकुलस की पढ़ ली तो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो सजेशन हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और चैनल से जुड़े रहने के लिए और एलटी ग्रेड का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।